हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में विस्तास बुक से थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी, इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। यहाँ से हमारा लिटरेचर सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो होगा जिसमें आपको बताया जाएगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और उसके बाद से 2024 की एक सीरीज और ग्रामर पोर्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, लाइव क्लासेस भी बहुत जल्द आपकी चालू होगी। अगर इस चैप्टर की बात करें, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तो इस चैप्टर की कहानी कुछ ये है कि तिशानी दोशी जो इसकी राइटर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की, वो कुछ बच्चों को लेकर पहुंच जाती हैं वर्ल्ड के सबसे प्रिजर्व्ड प्लेस यानी कि अंटार्कटिका पे। किस तरह से अंटार्कटिका का कनेक्शन भारत के साथ है वो इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलता है। किस तरह से वर्ल्ड का सबसे विंडीएस्ट, सबसे ड्राईएस्ट और सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो अंटार्कटिका है, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये जानने को मिलता है। और एक कैनेडियन पर्सन है जॉफ ग्रीन, जिनका एक प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। इसी प्रोग्राम के तहत तिशानी दोशी हाई स्कूल के बच्चों को लेकर पहुंच जाती हैं एंड ऑफ द अर्थ यानी कि अंटार्कटिका पे। और फिर किस तरह से एक समय पे एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था जो बढ़ता चला गया और वो कुछ इस फॉर्म में हो गया जिस फॉर्म में आज हम वर्ल्ड के मैप को जानते हैं। यानी कि वो जो कॉन्टिनेंट्स हमें पता है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये जो सातों कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमको पता है, पहले ऐसा नहीं था। ये सारी चीजें इस चैप्टर में बताया गया है। प्लस स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में बात किया गया है कि क्यों हाई स्कूल के बच्चों को ले जाया जा रहा है, कितना आसान है यहाँ बैठे बैठे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लेक्चर देना, लेकिन जब आप खुद जाकर ये देखते हो अपनी आंखों से, तब उसका एहसास कुछ और होता है। बहुत आसान तो मैं नहीं कहूँगा ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर को समझाने का तरीका आसान होगा तभी ये चैप्टर आसान लगेगा, नहीं तो बहुत बार बच्चों ने कहा है कि ये चैप्टर उतना आसान लगा नहीं सर। क्वेश्चन आंसर आप कीजिए। मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ अगर आपने क्लास किया होगा तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए, पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। मैंने पहले ही बताया कहानी को, मैं इसी में एक बार और समराइज करता हुआ चलूंगा क्वेश्चंस के साथ साथ, कि जो ऑथर है यानी कि तिशानी दोशी, इस चैप्टर की ऑथर है तिशानी दोशी, वो अंटार्कटिका पहुंचती हैं। तो क्वेश्चन है कि वो कैसे पहुंची हैं। एक रशियन रिसर्च शिप, या उसी को वेसल वर्ड बोला गया है, उसी वेसल पे वो जा रही है, रशियन रिसर्च वेसल पे बैठकर, इसका नाम है एकेडमिक सोकेलेस्की। इस जहाज का नाम ध्यान रखिएगा, एकेडमिक सोकेलेस्की। लगभग 100 घंटे का सफर है, जिसमें वो एयर रूट के थ्रू भी जा रही हैं, प्लेन जो है कार की भी हेल्प लेती हैं, रोड की भी हेल्प लेती हैं, हर तरह कॉम्बिनेशन में वो पूरी यात्रा करती हैं और 100 घंटे के सफर के बाद वो अंटार्कटिका पहुंचती हैं। तो लिखा गया है कि द नरेटर तिशानी दोशी बोर्डेड मतलब सवार हो जाना, रशियन रिसर्च शिप द एकेडमिक सोकेलेस्की विच वाज हेडिंग टुवर्ड्स अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका की तरफ जा रहा था। तो जो तिशानी दोशी है वो बैठ गई, सवार हो गई, कहाँ पे, रशियन रिसर्च वेसल या शिप पे, जिसका नाम है एकेडमिक सोकेलेस्की, विच वाज हेडिंग टुवर्ड्स, जो जा रहा था टुवर्ड्स अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की तरफ। अंटार्कटिका के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है। अंटार्कटिका क्या है, द कोल्डेस्ट, ड्राईएस्ट एंड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा सूखा हुआ और सबसे ज्यादा हवा चलने वाला कॉन्टिनेंट है। उनकी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई, तो जहां से वो उन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया था वो 13.09 डिग्री। अब ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर में समझाई है, यहाँ पे समझाने का कोई मतलब नहीं है कि इक्वेटर लाइन पे जो अक्षांश और जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं, है ना, हिंदी में आप समझ लीजिएगा, अक्षांश और देशांतर आई थिंक बोला जाता है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, ये किस तरह से है, ये पूरा इस चैप्टर में मैंने बड़ा बढ़िया एक्सप्लेन किया है, आप उस चैप्टर को जरूर देखिएगा। तो उनकी जर्नी 13.09 डिग्री से स्टार्ट होती है, इक्वेटर ऑफ मद्रास, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। थोड़ा सा अगर समझाऊं आपको तो देखिए, अगर ये अर्थ है और ये इक्वेटर लाइन है तो इंडिया कहीं यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिग्री है ना मद्रास के आसपास, वो 13.09 डिग्री है। यहां से वो बढ़ती चली जाती है किसकी तरफ, तो अंटार्कटिका की तरफ। वही लिखा गया है यहाँ पे कि हर जर्नी बिगेन, उनकी जर्नी शुरू हुई 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। इट इन्वॉल्व्ड, और उसमें क्या क्या था, तो 9 टाइम जोन्स थे, 6 चेक पॉइंट्स थे, 3 इकोस्फेयर्स कम से कम। तो इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 bodies of water and at least 3 ecospheres. She traveled over 100 hours in combination of car, aeroplane and ship.
तीन चीजों का उनका कॉम्बिनेशन था, 100 घंटे का सफर था। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाउ डिड ऑथर रीच अंटार्कटिका, पूछा गया क्वेश्चन बहुत आसान है कि तिशानी दोशी, उनकी शिप का नाम है एकेडमिक सोकेलेस्की, 100 घंटे का सफर है जिसमें कार, प्लेन और शिप तीनों का कॉम्बिनेशन है। 6 चेक पॉइंट्स, 9 चेक पॉइंट्स, 6 बॉडीज ऑफ वाटर, सॉरी 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और कम से कम इतने ही इकोस्फीयर्स उनको क्रॉस करने पड़े थे। और इनकी जर्नी जो शुरू हुई थी वो 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास में इक्वेटर के नॉर्थ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। वो कहां जा रही थी? अंटार्कटिका जा रही थी। क्या है अंटार्कटिका? द कोल्डेस्ट, द ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। आ जाइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर को कैसा हुआ? भाई कोई भी अंटार्कटिका जाएगा तो उसकी फीलिंग क्या होगी? बिल्कुल जैसा चैप्टर है वैसे ही क्वेश्चन भी बना हुआ है यहाँ पे। हाउ डिड ऑथर फील, ऑथर ने कैसा फील किया जब वो अंटार्कटिका गई? तो जब वो वहां पहुंची तो सबसे पहले वो शॉक्ड थी। किस चीज को लेकर? तो उस वहां पे जो साइलेंस था उसको देखकर, जो व्हाइट लैंडस्केप दूर दूर तक उनको दिख रहा था उसको लेकर वो बहुत शॉक थी, बहुत सरप्राइज थी। क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर फील, ऑथर ने कैसा फील किया व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, जब वो अंटार्कटिका पहुंची। या इसी क्वेश्चन को व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज, क्या क्या आश्चर्य ऑथर को लगा जब वो अंटार्कटिका पहुंची थी। तो देखिए लगभग 100 घंटे का सफर करने के बाद जब वो वहां पहुंची तो उनको सबसे ज्यादा उसके आइसोलेशन पे, है ना, और उसकी इमेंसिटी पे उनको क्या हुआ? उनको आश्चर्य हुआ। की पॉइंट, हर क्वेश्चन का की पॉइंट होता है। उनको सबसे, इसमें मसाला लगाना है खाली कि 100 घंटे का सफर था उनका, ये सब जो पहले क्वेश्चन पढ़ा ये सब लेना है। लेकिन वो जो आश्चर्य हुआ तो किस बात पे हुआ था कि कैसे कभी ये भारत और ये एक ही लैंड मास के पार्ट थे, एक ही हिस्सा थे, एक ही पार्ट थे। और उसकी इमेंसिटी का मतलब होता है विशालता। इमेंस एक वर्ड होता है जिसका नाउन फॉर्म होता है इमेंसिटी। तो उसकी विशालता पे उनको वंडर था, आश्चर्य था। और उसके आइसोलेशन पे कि कैसे ये अकेले पड़ा हुआ है। अंटार्कटिका ये अकेला पड़ा हुआ कॉन्टिनेंट है, मतलब दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट है लोग वहां पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये एकदम प्रिजर्व्ड बचा हुआ है अंटार्कटिका। और दूसरा क्या था? तो व्हाइट लैंडस्केप, दूर दूर तक जो सफेद चादर थी। तो अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव, वृहद, विशाल व्हाइट लैंडस्केप एंड ब्लू होराइजन was a sense of relief for Tishani Doshi as she had been traveling over 100 hours in combination of a car, an airplane and a ship. 100 घंटे का सफर करके वो आ रही थी। तो उस समय जब उनको अंटार्कटिका का व्हाइट लैंडस्केप दिखा और ब्लू होराइजन जो आकर मिल रहा था वो काफी राहत देने वाला था। इट वॉज अ सेंस ऑफ रिलीफ फॉर तिशानी दोशी बिकॉज शी वॉज ट्रेवलिंग फॉर 100 hours in combination of एयरप्लेन, a car and a ship. उनको आश्चर्य हुआ। She had an immediate and profound wonder. profound का मतलब होता है गहरा, बहुत बार ये वर्ड आया हुआ है, पेपर में पूछा जा सकता है। profound, तो मैं बताया profound नॉलेज चाहिए तो डीप नॉलेज चाहिए। तो उनको बहुत इमीडिएट मतलब तुरंत का और profound आश्चर्य हुआ उसकी विशालता पर, उसके आइसोलेशन पे। She was wondering about the fact that how there could have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. और वो इस बात पे आश्चर्य कर रही थी कि कैसे इंडिया और अंटार्कटिका एक समय पे एक ही लैंड मास के हिस्सा थे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अब तक आपको चैप्टर क्लियर हो चुका होगा, अभी एक क्वेश्चन और आएगा तो कहानी और बहुत क्लियर हो जाएगी। और वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम को लेकर। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा, शायद वो लॉन्ग वाले में है ना, लॉन्ग वाले में वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वो वाला क्वेश्चन आपको लॉन्ग नहीं, ये देखिए पहले यही क्वेश्चन करते हैं और फिर उस क्वेश्चन पे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है, हु वाज जॉफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स। मैं इसलिए क्वेश्चन कह रहा हूं पहले करने के लिए ताकि आपका दिमाग पूरी तरह से क्लियर हो जाए चैप्टर को लेकर। हमने ये पढ़ लिया, तिशानी दोशी ऑथर है। तिशानी दोशी कहाँ पहुंच रही है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पहुंच के उनको आश्चर्य हो रहा है, किस बात पे? उसके आइसोलेशन पे, उसके इमेंसिटी पे, विशालता पे, या फिर कैसे कभी भारत और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास के हिस्सा थे। कैसे पहुंची थी? एकेडमिक सोकेलेस की उनका शिप है, 100 आवर्स की उनकी जर्नी थी जिसमें एरोप्लेन, शिप और कार तीनों उन्होंने यूज किया।
9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स और 3 बॉडीज ऑफ वाटर, इतने ही इक्विस्फीयर्स को इन्होंने क्रॉस किया और वो वहां पहुंच गई। जब वो वहां पहुंची तो जो उसका व्हाइट लैंडस्केप था और ब्लू होराइजन था वो काफी राहत देने वाला था। ये सब कुछ समझ गए। अब एक पार्ट और इस कहानी में, मतलब इस चैप्टर में, कि जॉफ ग्रीन कौन है। तो ये कैनेडियन जॉफ ग्रीन है ना। एक मिनट, कैनेडियन जॉफ ग्रीन है ये। जॉफ ग्रीन कौन है? कैनेडियन, कनाडा के रहने वाले हैं। इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, स्टूडेंट्स ऑन आइस। कह रहे हैं कि व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, ये बच्चों को क्या ऑफर करते हैं। तो सर, जॉफ ग्रीन द कैनेडियन वाज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। तो जॉफ ग्रीन जो कि कैनेडियन है, वो फाउंडर भी है और प्रेसिडेंट भी है इस प्रोग्राम के। और उस प्रोग्राम का नाम क्या है? स्टूडेंट्स ऑन आइस। ही वाज एन एजुकेटर, इन्वायरमेंटलिस्ट, एजुकेटर है, इन्वायरमेंटलिस्ट है। He got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. वो थक चुके थे। Get tired of मतलब थक जाना। He got tired of carting, काट मतलब देना, प्रदान करना, गिव करना। तो वो थक चुके थे। जो रिच लोग थे, जो सेलिब्रिटीज थे, जो क्यूरियोसिटी सीकर्स थे, उनको ले जाकर। क्यों? बिकॉज दे वर गिविंग इन अ लिमिटेड वे। वो लोग लिमिटेड वे में इनको दे रहे थे। क्या दे रहे थे? पैसा दे रहे थे। जो बड़े बड़े लोग थे, धनी लोग थे, वो क्या देते? पैसा देके और अंटार्कटिका घूम के चले आ रहे थे। उनको कुछ मिल रहा था? कुछ नहीं मिल रहा था। उन्हें तो बस अंटार्कटिका घूमने को मिल रहा था। तब इन्होंने एक प्लान बनाया। कौन? कैनेडियन जॉफ ग्रीन ने, कि मैं एक प्रोग्राम लॉन्च करता हूं, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, जिसमें मैं बच्चों को लेकर जाऊंगा, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड के फ्यूचर है, जैसे हम इंडिया के फ्यूचर है, उस तरह से अगर उन बच्चों को उस रेफरेंस में देखा जाए तो दुनिया का फ्यूचर बदलने वाले पॉलिसी मेकर्स, जो शब्द यूज किया गया इस चैप्टर में, पॉलिसी मेकर्स कल के कौन होंगे? तो आप होंगे। आप पढ़ रहे हैं इस समय, आप पॉलिसी मेकर्स होंगे। मैं आज 35+ हूं, तो मैं अभी अब पॉलिसी बनाने में कहां इन्वॉल्व होने वाला हूं? मेरी तो अब दूसरी स्टेज पहुंच गई है। आप अभी 15 साल के हो, 18 साल के हो, तो आप पॉलिसी मेकर हो कल के। आने वाला 10 साल आपसे मांगेगा कि आप क्या कर रहे हो, दुनिया को क्या देने चाह रहे हो, क्या देना चाहते हो, क्या दोगे, ये सब कुछ आपसे पूछेगा। तो कह रहे हैं कि he got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in limited way. With this program, इस प्रोग्राम के साथ, he offered the future generation of policy makers a life changing experience. इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने जो फ्यूचर मेकर्स थे, पॉलिसी मेकर्स थे फ्यूचर के, उनको लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दिया at an age when they were ready to absorb, learn and most importantly act. उस एज में जब वो तैयार थे एब्जॉर्ब करने के लिए, सीखने के लिए, और उससे भी कहीं ज्यादा एक्ट करने के लिए। कहने का मतलब ये कि कैनेडियन जॉफ ग्रीन फाउंडर भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के। बात समझ आ गई? दूसरी बात, ये एक एजुकेटर भी हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। ठीक है। तीसरी बात, वो थक चुके थे। ही गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स, सेलिब्रिटीज, बिकॉज दे वर गिविंग इन अ लिमिटेड वे, क्योंकि वो लोग बहुत लिमिटेड वे में दे रहे थे। इसलिए उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत वो क्या कर रहे थे? वो ऑफर कर रहे थे फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स की जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। क्यों? देखिए, मेरी उम्र में कोई काम है और आपकी उम्र में कोई काम है, अगर हम दोनों को सिखाया जाए तो असर आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप आने वाले समय में उसका एप्लीकेशन लॉन्च करोगे, उसको अप्लाई करोगे। मैं क्या करूंगा? अब तो दूसरी तरफ आ चुका हूं। तो उसी तरह से जो ये क्लास 10th के बच्चे और जो रिच और सेलिब्रिटीज थे, उनमें बहुत अंतर है। ये लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, अब इन्हें कोई मतलब थोड़ी है देश दुनिया से। इन बच्चों में से कोई भी सीख लेगा, कोई भी समझ लेगा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कितना ज्यादा हमारे आने वाले समय के लिए, हमारी जनरेशन के लिए नुकसानदायक है। तो वो उस पर काम करेंगे, है ना, कितना इसका इफेक्ट है उस पर काम करेंगे। इसीलिए वो फ्यूचर जनरेशन को ले जाना चाह रहे थे और उन्होंने इस प्रोग्राम के तहत उनको लिया। ठीक, ये क्वेश्चन से आपको पूरा चैप्टर क्लियर। अब जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। इससे शॉर्ट बहुत आता है। क्यों अंटार्कटिका परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने के लिए इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में? कह रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि अंटार्कटिका परफेक्ट प्लेस है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एक वर्ड यूज किया गया, फाइटोप्लैंक्टन। ये क्या है? तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो एक तरह का सदर्न ओशन फूड चेन को कंट्रोल करने वाला है ना। ये रहा फाइटोप्लैंक्टन। ये क्या है? एक तरह का सिंगल सेल प्लांट होता है और वहां पे जो फूड चेन बनी हुई है उसमें इसका पूरा रोल होता है। अब कहा गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि अगर ओजोन लेयर में डिप्लीशन होगा
तो उसकी वजह से इस फूड साइकिल पे असर पड़ेगा, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन पे असर पड़ेगा। इसके असर की वजह से वहां की फूड चेन खराब होगी। फूड चेन खराब होगी तो वहां ग्लोबल वार्मिंग का असर ज्यादा होता जाएगा। बड़े सरल शब्दों में समझाया मैंने क्वेश्चन के आंसर को कि कैसे एंटार्क्टिका परफेक्ट प्लेस है इन्वायरमेंटल चेंज के बारे में स्टडी करने के लिए। तो कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम बहुत सिंपल है और बायोडाइवर्सिटी यहाँ नहीं है, जैव विविधता बहुत देखने को नहीं मिलती है। एंटार्क्टिका इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बहुत जैव विविधता नहीं है, इकोसिस्टम बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पे आप फाइटोप्लैंक्टन को लीजिए। ये फाइटोप्लैंक्टन जो है सिंगल सेल प्लांट होते हैं। ये वो ग्रासेस होती हैं सी की दैट नरिश एंड सस्टेन द इंटायर सदर्न ओशन फूड चेन, जो पूरे के पूरे सदर्न ओशन फूड चेन को कंट्रोल करती हैं, नरिश करती हैं, बना के रखती हैं। साइंटिस्ट वॉर्न करते हैं कि अगर थोड़ा और डिप्लीशन हुआ ओजोन लेयर में तो ये फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, और इसकी वजह से अब वो उसको प्रभावित करेगा विच इन टर्न बदले में विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, जिसकी वजह से वहां पे जो मरीन एनिमल्स हैं, समुद्र में रहने वाले जीव हैं, उन पे असर पड़ेगा, बर्ड्स पे पड़ेगा और ग्लोबल कार्बन साइकिल पड़ेगा। वी कैन सी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरक्यूशंस, सो इफ वी टेक केयर स्मॉल थिंग्स द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव के बड़े बड़े परिणाम, रिपरक्यूशंस जो है ना, परिणाम हो गया। अब फाइटोप्लैंक्टन पे असर हुआ, पूरा ग्लोबल वार्मिंग, वर्ल्ड हिल गया पूरा। इसीलिए अगर आप पूरे इस अर्थ के बारे में कुछ जानना चाह रहे हो या इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में जानना चाह रहे हो तो यही जगह सबसे परफेक्ट प्लेस है, जैसा चैप्टर में दिया गया है उस हिसाब से। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के इन्वायरमेंट को बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2023 पूछा गया। तो एक दो लाइन अभी तक लगातार पढ़ते हैं कि सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ड्राइएस्ट, सबसे विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट कौन है वर्ल्ड में। यहाँ कभी ह्यूमन पॉपुलेशन रही ही नहीं, इट नेवर सस्टेन ह्यूमन पॉपुलेशन, कभी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं हुआ। इसकी वजह से नया का नया है, नया का नया के लिए वर्ड है प्रिस्टीन, इट रिमेन्स, ये बना रहता है रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट। प्रिस्टीन मतलब एकदम नया है ना, एकदम नया, प्रिस्टीन कंडीशन बना हुआ है क्योंकि यहाँ कभी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही। और यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी बात कि मीटर थिक आइस पैक है एंड अंडरनीथ 180 meters of living breathing salt water. It is a place where 90% of Earth's total ice volumes are stored. अगर अंटार्कटिका की बात करें तो पूरे धरती का 90% आइस, पूरे धरती का, याद रखिएगा, इट इज अ प्लेस वेयर 90% ऑफ अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर। पूरे धरती का जो टोटल आइस वॉल्यूम है उसका 90% यहीं पे स्टोर है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्लास होगी जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे, और इसके साथ ही चैप्टर वाली सीरीज खत्म होती है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का एक वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, और फिर आपको प्रीवियस ईयर का मैं बल्कि पेपर सॉल्व कराऊंगा और लाइव पेपर सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीक से। ठीक है, नेक्स्ट वीक से लाइव पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।